हिमालय की गोद में धुंध और रहस्य में डूबा हुआ दार्जिलिंग बसा है। एक ऐसी जगह जहां समय थमसा गया है। अपने ब्रेथ टेकिंग विस्टास और अपनी वर्ल्ड फेमस चाय की खुशबू के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग मनोरम सुंदरता और एक अशांत अतीत की भूमि है। इसकी कहानी कॉलोनियल एम्बिशन, इंडिजिनस डिस्प्लेसमेंट और अपने लोगों की अदम्य भावना की कहानी है। एक शांत बस्ती से एक बस्लिंग हिल स्टेशन तक दार्जिलिंग का सफर भारत के अपने जटिल इतिहास का एक माइक्रोकॉज्म है। मेरे साथ आइए इस हिमालयन जेम के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए समय के साथ यात्रा करते हैं। आइए उन ताकतों का पता लगाएं जिन्होंने इसकी डेस्टिनी को आकार दिया। आइए समझते हैं उन चुनौतियों को जिनका सामना आज यह कर रहा है। साल था 1828। विस्तार के लिए भूखी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिमालय के एक दूर दराज के क्षेत्र पर अपनी नजरें गड़ा दी। दार्जिलिंग के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था। इसकी सीमा नेपाल, भूटान और सिक्किम से लगती थी। चिलचिलाती भारतीय मैदानों से थके हुए ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने दार्जिलिंग में संभावनाएं देखी। उन्होंने एक ठंडी जगह की कल्पना की, गर्मी से बचने के लिए एक सैंक्चुअरी। बातचीत शुरू हुई। सिक्किम साम्राज्य से जमीन लीज पर ली गई थी। एक सैनिटोरियम स्थापित किया गया था। जो एक समर एस्केप के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक स्ट्रेटेजिक एनेक्सेशन में बदल गया। अंग्रेजों ने दार्जिलिंग के स्ट्रेटेजिक महत्व को पहचानते हुए 1835 में इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। इस एनेक्सेशन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने दार्जिलिंग के ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग प्रशस्त किया। दार्जिलिंग की ठंडी जलवायु और उपजाऊ मिट्टी के बारे में बात फैल गई। अंग्रेजों ने हमेशा की तरह अपॉर्चुनिस्टिक एक अवसर देखा। चाय। क्या यह एग्जॉटिक प्लांट हिमालय की तलहटी में पनप सकता है? प्रयोग शुरू हुए। चीन से बीज लाए गए। नतीजे आश्चर्यजनक थे। दार्जिलिंग चाय अपने यूनिक मस्केटल फ्लेवर के साथ पैदा हुई थी। इस उत्तम चाय की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। मांग बढ़ गई। विशाल चाय बागानों ने पहाड़ियों को ढंकना शुरू कर दिया। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक वर्कफोर्स की जरूरत थी। मजदूरों को पड़ोसी देश नेपाल से भर्ती किया गया था। वे एक बेहतर जीवन की तलाश में आए थे, लेकिन खुद को इंडेंचर्ड लेबर की व्यवस्था में फंसा पाया। उनकी कड़ी मेहनत और लचीलापन ने चाय उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया, जिससे दार्जिलिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय का पर्याय बन गया। दूर दराज की पहाड़ियों से चाय का परिवहन एक चुनौती थी। एक उपाय की जरूरत थी, एक ऑडेशियस उपाय। अंग्रेजों ने अपनी विशिष्ट महत्वाकांक्षा के साथ एक साहसी योजना बनाई। एक रेलवे लाइन जो पहाड़ों के माध्यम से अपना रास्ता बनाएगी, दार्जिलिंग को नीचे के मैदानों से जोड़ेगी। निर्माण 1869 में शुरू हुआ। यह एक हर्क्यूलियन टास्क था। इलाका खतरनाक था। इंजीनियरों ने इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्टीप ग्रेडियंट्स पर काबू पाने के लिए लूप्स और जिगजैग्स का निर्माण किया। 2 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे बनकर तैयार हो गई। ये टॉय ट्रेन, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। यह पहाड़ों से गुजरती थी। इसका स्टीम इंजन घाटियों से गूंजता था। इसने न केवल चाय बल्कि लोगों और प्रगति को भी पहुंचाया। 1999 में यूनेस्को ने इसके महत्व को पहचाना, इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भाग 5, शैडोज इन पैराडाइज। दार्जिलिंग के उत्थान की कहानी अपने साये के बिना नहीं है। प्रगति एक कीमत पर आई। चाय बागानों की स्थापना से व्यापक वनों की कटाई हुई। आदिवासी समुदाय जो पीढ़ियों से प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे, विस्थापित हो गए। उनकी जमीन हड़प ली गई। उनके जीने का तरीका बाधित हुआ। अंग्रेजों ने हिमालय में इंग्लैंड का एक टुकड़ा फिर से बनाने की चाहत में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की। इन स्कूलों का उद्देश्य स्थानीय आबादी को आत्मसात करना था। बच्चों को अंग्रेजी मूल्य और परंपराएं सिखाई जाती थीं। उनकी अपनी संस्कृतियों और भाषाओं को अक्सर दबा दिया जाता था। जिन ताकतों ने दार्जिलिंग में समृद्धि लाई, उन्हीं ताकतों ने असंतोष के बीज भी बोए। प्रगति और संघर्ष दोनों से चिह्नित भविष्य के लिए मंच तैयार किया गया था। भाग 6, अ न्यू डॉन, अ न्यू स्ट्रगल। 1947 में भारत को आजादी मिली। अंग्रेज दार्जिलिंग छोड़ गए। प्रगति और शोषण दोनों की विरासत छोड़ गए। चाय उद्योग, जो कभी ब्रिटिश कंपनियों का प्रभुत्व था, में स्वामित्व में बदलाव आया। अमीर भारतीय परिवारों ने विशाल संपदा हासिल कर ली, लेकिन चाय बागान श्रमिकों का जीवन, जो उद्योग की रीढ़ थे, काफी हद तक अपरिवर्तित रहा।
कई ब्रिटिश निवासी भूमि से अपने संबंध तोड़कर चले गए। उनके भव्य औपनिवेशिक बंगलों और कॉटेज को समृद्ध भारतीयों ने खरीद लिया, जो गर्मी की गर्मी से राहत चाहते थे। दार्जिलिंग, जो कभी एक ब्रिटिश रिट्रीट था, एक भारतीय ग्रीष्मकालीन राजधानी बनता जा रहा था। भाग 7, द क्वीन ऑफ द हिल्स फेसेस मॉडर्निटी। आज दार्जिलिंग संस्कृतियों का संगम है। नेपाली मजदूरों के वंशज, मूल निवासी और भारत के अन्य हिस्सों के लोग सह अस्तित्व में हैं। यह विविधता इसके भोजन, इसके संगीत और इसके त्योहारों में परिलक्षित होती है। पर्यटन ने दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के रूप में चाय की जगह ले ली है। पर्यटक इसके आकर्षण का अनुभव करने के लिए आते हैं। वे टॉय ट्रेन की सवारी करते हैं, वे बादलों के बीच चाय की चुस्की लेते हैं, वे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी राजसी कंचनजंगा को देखकर अचंभित हो जाते हैं। लेकिन समृद्धि के इस लिबास के नीचे चुनौतियां हैं। वनों की कटाई और अनियोजित निर्माण ने पर्यावरण पर असर डाला है। पानी की कमी आम है। शिक्षित युवा बेहतर अवसरों की तलाश में कहीं और जा रहे हैं। भाग 8, अ टेपेस्ट्री ऑफ कल्चर एंड चैलेंजेस। दार्जिलिंग एक चौराहे पर खड़ा है। इसका अतीत मानवीय महत्वाकांक्षा की स्थायी शक्ति और उपनिवेशवाद की जटिलताओं की याद दिलाता है। इसका वर्तमान कई पहाड़ी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करना। फिर भी इन चुनौतियों के बीच दार्जिलिंग की भावना बनी हुई है। इसके लोग, जो अपनी गर्मजोशी और लचीलापन के लिए जाने जाते हैं, एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे अपनी अनूठी संस्कृति को संरक्षित करने, अपने नाजुक पर्यावरण की रक्षा करने और एक ऐसे दार्जिलिंग का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं जो 21वीं सदी में फल फूल सके। दार्जिलिंग की कहानी मानवीय लचीलापन की शक्ति का प्रमाण है। यह सुंदरता, संघर्ष और आशा की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हिमालय में ऊंची, जहां हवा पतली है और नज़ारे ब्रेथटेकिंग हैं, सामने आती रहती है।